चलो बेटा ना, कल हम लोगों ने हाइब्रिडेशन शुरू कर दिया था और हाइब्रिडेशन में अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पे डिस्कशन चल रहा था हमारा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में लास्ट कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया था? sp3। ठीक है, चलिए sp3 पे बात हुई थी। sp3 की ज्योमेट्री जो मैंने आपको बोली थी वो कैसी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। आइडियल ज्योमेट्री का जो नाम होगा, दो तरह की ज्योमेट्री का नाम मैंने बोला था, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक होगा मॉलिकुलर ज्योमेट्री। तो आइडियल जो ज्योमेट्री बन के आएगी उसको हमेशा क्या बोला जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या होता है उसके लिए भी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बात करता है कि जब भी हाइब्रिडेशन sp होगा, दैट इज h का वैल्यू क्या होगा? 2। तो दो प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे और दो ही क्या बन के आएंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा बेटा? प्लेनर होगा। और मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने होंगे? 3। एक सेंट्रल एटम और दो साइड एटम। जब ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बेटा? sp2। h का वैल्यू 3 होगा। जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही नए क्या बनेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ट्राइगोनल प्लेनर के डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 इस तरह से डायग्राम बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर भी प्लेनर डायग्राम होगा और इसमें मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने होंगे? 4। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो अगला जो हाइब्रिडेशन था दैट वाज sp3। sp3 की जो ज्योमेट्री थी वो क्या बन के आई थी बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर था क्योंकि उसमें 3 अलग अलग लेवल्स आ रहे थे और उसमें अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन तो आंसर 3 रहेगा, जो 3 बॉटम वाले एटम्स थे, है ना। अब एक बात ये आती है कि टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल क्यों बोला जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो एक बात समझे, टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा? ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब इसको जरा ध्यान सुनना। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। और हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। ठीक है, फेसेस मतलब चेहरा नहीं, साइड्स। ठीक है। जब अपन इसको इससे ऐसे ज्वाइन करते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो बेटा एक फेस ऐसा बनता है स्लांटिंग में। ठीक है ना। एक फेस, दो फेस, इसको इससे और इससे ज्वाइन करेंगे तो 2, पीछे वाले दोनों से ज्वाइन करेंगे 3 और एक नीचे 4। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो 4 साइड्स में कवर हो जाता है। 1 2 3 4। और क्योंकि यहाँ 4 फेसेस आ रहे हैं इसलिए ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल। ऐसा एक और ज्योमेट्री आएगा हमारे सामने जिसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टा का मतलब क्या होगा? 8। और हेड्रल का मतलब क्या होगा? फेसेस। तो वहां पर कितने फेसेस बनाएंगे बेटा? 8 फेसेस का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं अगले हाइब्रिडेशन पे। तो अगला जो फोर्थ टाइप का हाइब्रिडेशन हमें पढ़ना है वो कौन सा हाइब्रिडेशन है बेटा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। sp3d हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि बेटा टोटल कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं बेटा? 5, है ना। एक s है, 3 p है और एक d ऑर्बिटल है। टोटल ऑर्बिटल आ रहे हैं 5। और 5 ऑर्बिटल जब मिक्सिंग में जाएंगे तो 5 ही नए क्या बनेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे। और इनके अंदर अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो 60% तो p कैरेक्टर होगा, 20% एस कैरेक्टर होगा, 20% डी कैरेक्टर हो जाएगा। क्योंकि टोटल डब्बे 5 है और 5 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो एक का परसेंटेज 20 आएगा। तो 20 और 3 पी है तो 60 और एक डी है तो 20%। ठीक है ना। इसका आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री बन के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब मुझे बताओ यहां पर कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए होंगे? 5। तो 5 ही नए क्या बन के आएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वो जो 5 ऑर्बिटल बन के आएंगे उनको जो सेंट्रल एटम है ना वो बॉन्डिंग के लिए 5 पोजीशन के फॉर्म में यूज करेगा। वो 5 पोजीशन का जो अरेंजमेंट स्पेस में बन के आएगा उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कल हम लोगों ने इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो डी यूज होता है वो कौन सा डी होता है बेटा? डी जेड स्क्वायर, है ना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को शॉर्ट में कई बार क्या लिख देंगे? टीबीपी। अब जरा इस डायग्राम को 3D में इमेजिन करेंगे। मान लो ये बोर्ड है। बोर्ड को कल मैंने आपको बताया था एक्स वाई प्लेन की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे होंगे। तो बेटा यहां पर ये जो 3 पोजीशन तैयार हुई है, कौन कौन सी 3 पोजीशन? 1 2 3। ये 3 पोजीशन किस पर है? प्लेन पर। और 2 पोजीशन कैसी होगी? प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर की तरफ। तो एक प्लेन से ऐसा आएगा सेंट्रल एटम से बाहर ऐसा, और एक जाएगा अंदर की तरफ। वो जो ये जो 3 पोजीशन प्लेन पर है ना, इन 3 पोजीशन पे अगर साइड एटम बी बी और बी हमने लिया तो ये बेटा जो 3 पोजीशन है इन पोजीशंस को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोला जाता है बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले तो आपसे पूछेगा कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है? नाम से देख लो कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है? 3। ठीक है। अब जो 2 पोजीशन है ना वो कैसी आ रही? प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अब बोर्ड पे मैं प्लेन से बाहर और अंदर दिखा नहीं सकता, तो बोर्ड पे अपने को उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम से बाहर की तरफ और सेंट्रल एटम से अंदर की तरफ। लेकिन ये जो ग्रीन कलर की लाइंस बनाई गई है ये बोर्ड के प्लेन पर नहीं है, ये प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर को इंडिकेट कर रहा है। तो बेटा यहां पर ये जो बी और बी ग्रीन कलर से लिखे गए हैं ये 2 पोजीशन क्या कहलाएंगे बेटा? एक्सियल पोजीशन। ठीक है ना। तो यहां पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है बेटा? 3।
और कितने एक्सियल पोजीशन है बेटा 2। अब जरा इसको हम 3D में इमेजिन करेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बेटा इसके बारे में आपको जो सीखना है वो सीखना है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं। तो बेटा इसमें 3 तरह के एंगल्स आपको मिलेंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का, इक्वेटोरियल एक्सियल का और एक्सियल एक्सियल का, ठीक है ना। एक काम करें, यहां तक नोट करें पहले तो। देखो है ना, इधर ध्यान देना। ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, अगर इसकी बात करें तो ये किस तरह का दिखता है डायग्राम, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए ये जो 3 पोजीशन अभी आपको दिखाई गई है, मैं कलर्ड मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो ये व्हाइट वाले जो बी हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, सेंट्रल एटम से प्लेन पर, और ये तीनों क्या बना रहे, एक ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो पहले तो आपके सामने क्या बन गया बेटा, एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल सपोज बोर्ड के प्लेन पर ऐसा है, और ये वाला जो एटम आएगा बोर्ड के प्लेन से बाहर आएगा और बोर्ड के प्लेन से अंदर जाएगा। अब इसको जरा 3D में समझे, तो 3D में समझाने के लिए मैं प्लेन को इधर से इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये जो प्लेन है ये आपका बोर्ड वाला प्लेन है, ये जो 3 पोजीशन बोर्ड के प्लेन पर बन रही है इसको अपन कौन सी पोजीशन बोल रहे हैं बेटा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। मुझे बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, तो 120, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120। तो मुझे बताइए यहाँ पर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल कितने का आ रहा है बेटा, 120 का, और 120 के कितने एंगल से बेटा, 3 एंगल से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बताइए, अगर इसको ऐसे रखा तो बेटा वो जो बाकी 2 पोजीशन है एक्सियल, वो प्लेन से प्लेन पर होनी चाहिए, प्लेन से अंदर और बाहर होनी चाहिए, अंदर और बाहर। तो एक आ रहा है प्लेन से बाहर इस तरह से, ठीक है। मुझे बताइए ये पोजीशन कौन सी कहला रही है, एक्सियल। एक्सियल का इक्वेटोरियल से एंगल, एक्सियल का इक्वेटोरियल से, एक्सियल का इक्वेटोरियल से, तो बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के 6 एंगल्स आएंगे। सर हमें तो 3 ही दिख रहे हैं, अरे ये भी तो है, इसके भी तो 3 एंगल बनेंगे, ठीक है ना। तो टोटल एंगल कितने, 6। अच्छा मुझे बताइए अगर ये ब्लैक और ब्लैक का देखता हूं तो ये एक्सियल और एक्सियल है बेटा, एक्सियल और एक्सियल का एंगल 180, तो 180 का कितना एंगल होगा, एक ही एंगल होगा, है ना, एक ही एंगल होगा ये, तो एक एंगल लिख देता हूँ, ठीक है, 1 एंगल, ठीक। तो ये अपना डायग्राम बना। अब जरा इस डायग्राम के नाम को समझते हैं, प्लेनर नॉन प्लेनर के बारे में समझते हैं। मुझे बताइए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। क्यों है नॉन प्लेनर, लेवल अलग अलग है। एक तो ये लेवल बन रहा है, ये एटम अलग ही लेवल पे और ये एटम भी अलग ही लेवल पे, तो सब अलग अलग लेवल पे चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये कैसा है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कौन से वाले प्लेन पे होंगे, बोर्ड वाले प्लेन पे। ये हटा दो, ये प्लेन से बाहर है, हटा दो, ये प्लेन से अंदर है, हटा दो, बाकी ये सारे एक ही प्लेन पे है कि नहीं है, है। और एक प्लेन पे कितने एटम है, 4, 3 साइड एटम और एक सेंट्रल है। तो बेटा मैक्सिमम प्लेन पे जो एटम आएंगे वो कौन से आएंगे, ये जो व्हाइट 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 और ये येलो वाला जो अपन ने बना रखा है, ये सब एक प्लेन पे, ये बी प्लेन से बाहर है, बी प्लेन से अंदर है, इन दोनों बी को हटा दो, बाकी सारे एटम किस पे आएंगे, सेम प्लेन पर आएंगे। तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होंगे, 4। अब दूसरी बात क्या आती है कि ज्योमेट्री का नाम क्या बोला गया बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हर ज्योमेट्री के नाम के पीछे राज छुपा हुआ है, जैसे टेट्राहेड्रल में 4 फेसेस थी, वैसे हमको समझना है। मुझे बताओ इसका जो बेस बन रहा है वो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, बन रहा है। अब इससे बाहर की तरफ आ गए तो मुझे बताओ इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, क्या एक पिरामिड बन जाएगा। ट्राइंगल का बेस है और ट्राइंगल के बेस के ऊपर यहां एक पिरामिड बना, और ऐसे ही इसको जब सबसे ज्वाइन करूंगा तो एक पिरामिड नीचे भी बनेगा। तो ट्राइंगल को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइंगल पे कितने पिरामिड बने, 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे अगला ज्योमेट्री का नाम क्या आएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या आएगा, तो वहां पर प्लेन पर ट्राइंगल नहीं बनेगा, प्लेन पे क्या बनेगा, स्क्वायर, और एक पिरामिड बनेगा ऊपर
और एक पिरामिड बनेगा नीचे। उसके बाद कौन आएगा बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो प्लेन पे क्या बनेगा, पेंटागन। इसके ऊपर अभी देखो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली, प्लेनर है नॉन प्लेनर है, कितने एटम प्लेन पर होंगे वगैरह वगैरह, वो सब बातें देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना स्टार्ट करते हैं। मान लो एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया गया और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो इसका मार्केट में चलता है वो कौन है बेटा, PCl5। अब मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कितने तरीके, दो। पहला तरीका कौन सा, हाफ बी प्लस है माइनस सी प्लस है, और एक कौन सा तरीका बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। आइए दोनों को अप्लाई करते हैं। PCl5 की बात करता हूं पहले। बेटा फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब मुझे बताइए यहाँ पर दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने, 5। लोन पेयर कितने, 0। इसका मतलब है H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। H का वैल्यू 5 होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3d। ठीक है ना। इसी को अगर हम हाफ बी प्लस है माइनस सी प्लस ऐसे करें तो बताइए फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्या क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम है कि नहीं है बेटा, है। V प्लस एम, एम का मतलब होता है मोनोवैलेंट साइड एटम। बेटा क्लोरीन कितने, 5। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। इसका मतलब है 5 प्लस 5 10, 10 का हाफ किया 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d। अब मुझे बताइए सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 5। क्या 5 साइड एटम है कि नहीं है। इसका मतलब हर साइड एटम एक 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 पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या कोई पोजीशन खाली बचेगी, क्या नहीं। मान लो कभी ऐसा हो कि पोजीशन तैयार हुई 5 और साइड एटम आए 4, तो एक लोन पेयर होगा। कभी ऐसा हो कि पोजीशन तैयार हुई 5 और साइड एटम आए 3, तो 2 लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर वाले केसेस अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। अभी हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे वो आइडियल कंडीशन को मानते हुए कर रहे हैं। अभी 0 लोन पेयर की कंडीशन को समझ रहे हैं, लोन पेयर वाले केसेस। इसके बाद VSEPR पढ़ेंगे, फिर लोन पेयर पाएंगे। नोट करिए पहले इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं अगले हाइब्रिडाइजेशन पे। इस संडे टेस्ट है आपका, सैटरडे को है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पीरियोडिक भी आएगा, है ना। हमेशा टेस्ट में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आएगा, सिलेबस डिफाइंड है। चले, है ना, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेटा अगले हाइब्रिडाइजेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हमें समझना है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। अब देखो इसमें परसेंटेज sp-d कैरेक्टर तो आपको निकालना ही निकालना है। तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर और परसेंटेज d कैरेक्टर को मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं, आपको खुद निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल है, 6। तो 100 को डिवाइड बाई 6 कर लेना, है ना। तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। वो जो वैल्यू है, अगर s 1 है तो 1 इंटू दैट वैल्यू, p 3 है तो 3 इंटू दैट वैल्यू, d 2 है तो 2 इंटू दैट वैल्यू, है ना। 50% p आएगा और बाकी 17%, 16% के आसपास एस कैरेक्टर और 33% के आसपास डी कैरेक्टर आपको मिलेगा, बट कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब आते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। पहले इसको अपन एग्जांपल के फॉर्म में समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में आपको एक एग्जांपल दिया गया, और एग्जांपल कौन सा दिया गया बेटा, SF6, है ना। बहुत कॉमन से एग्जांपल है और मार्केट में जो इसके बारे में सबसे कॉमन एग्जांपल चलता है वो यही है। ठीक है, एक बात बताइए, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कितने तरीके बेटा, 2। अब अपन थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को हर बार इनके लिए कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको हर मॉलिक्यूल का आगे जाके सिलेबस में हाइब्रिडेशन निकालना ही होगा, और इसलिए हाइब्रिडेशन की प्रैक्टिस दिमाग में चलनी चाहिए। मुझे बताइए हाफ बी प्लस है माइनस सी प्लस से लगा रहा हूं मैं। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है कि नहीं है? तो बताइए फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो कितने मोनोवैलेंट है बेटा, 6। 6 प्लस 6 12, कोई चार्ज नहीं है। 12 का हाफ किया 6, मतलब H का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 6। H का वैल्यू 6 आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर इसी को हम लोग सिग्मा प्लस लोन पेयर से सॉल्व करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, बेटा सल्फर के साथ फ्लोरीन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, क्योंकि फ्लोरीन साइड एटम के फॉर्म में आ रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड बने बेटा, 6।
लोन पेयर ऑन सल्फर कितने बेटा 0, तो H का वैल्यू अगेन कितना आएगा 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d2। अब जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो सेंट्रल एटम अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन बनाएगा 6। वो जो 6 पोजीशन का अरेंजमेंट बन के आएगा स्पेस में, उस अरेंजमेंट को नाम क्या दिया जाता है बेटा स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या नाम दिया जाता है उसे स्क्वायर बाय पिरामिडल, और या फिर उसे बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या कहा जाता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ये डायग्राम की जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा मेनली, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम आगे जाके। एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब इसी की बात होगी, और इसके अंदर आपको आइसोमेरिज्म्स पढ़ने। क्या पढ़ने? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, इसमें भी आएगा। तो आपको जब उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आएगा तो वही आपको पीओएस वगैरह देखना आना पड़ेगा, और इसीलिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल आ रहा है बेटा। ऑक्टाहेड्रल को अगर स्पेस में अरेंज करें तो कैसा अरेंजमेंट होगा? पहले तो ऊपर वाला नाम पढ़िए। ऊपर वाला नाम क्या आ रहा है बेटा स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या स्क्वायर बाय पिरामिडल का मतलब ये हुआ कि बोर्ड वाले प्लेन पर आपको क्या बनाना है बेटा एक स्क्वायर, और बाय पिरामिडल का मतलब क्या हो गया 2 पोजीशन कैसी होनी चाहिए इस प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर, ठीक है यही होगा। तो बताइए यहां पर साइड एटम कौन आ गया बी 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 और बी, 4 पोजीशन तो यहां आ गई, और 6 में से अभी जो 2 बची हुई पोजीशन है, एक पोजीशन आएगी प्लेन से बाहर, एक पोजीशन आएगी प्लेन से अंदर। मुझे बताइए क्या ये पांचों एटम प्लेन पर है कि नहीं है? है। तो आप अभी जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर आएगा। क्या आएगा? क्यों? बाहर और अंदर भी तो है, तो आएगा नॉन प्लेनर। लेकिन अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होंगे 5। वो प्लेन के बाहर वाला भूल जाएंगे, प्लेन के अंदर वाला भूल जाएंगे। आइए इस पे और बात समझते हैं। जो प्लेन से बाहर और अंदर वाली जो पोजीशन है ना, उसको अपन बोर्ड पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर वाली पोजीशन है। अब इसको जरा 3D में इमेजिन करते हैं कि 3D में ये डायग्राम कैसा दिखता होगा। एक बात समझे, यहां पर अभी मैं सिर्फ जो येलो कलर से आपको दिखा रखा बोर्ड पे उस पे फोकस करिएगा केवल, ठीक है ना। जो येलो कलर से आपको बोर्ड पे दिखा रखा है हम उसको बना रहे हैं यहाँ पर। ये येलो कलर वाली कंडीशन है आपकी, ठीक है। ये इस तरह से सेंट्रल एटम ए है, इधर 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 इस तरह से एक स्क्वायर बनता हुआ आपको दिखेगा, तो इसको हमने बना दिया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इस तरह से स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर को अगर अपन इस प्लेन पे कर दें तो मुझे बताइए ये सारे एक ही प्लेन पर है कि नहीं है बेटा? है। अब इस प्लेन से एक एटम कैसे आना चाहिए बाहर, और एक एटम कैसे जाना चाहिए अंदर। तो अभी अपन इसको इस प्लेन पे ले लेते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्लेन पे लेने के बाद मान लो एक एटम मैंने इस तरह से बाहर निकाल दिया प्लेन से, ठीक है। अब मुझे बताओ पहली बात कि ये जब प्लेन पे था तो बेटा ये एंगल कितने का है? कितने का है? 90 90 90 90। ये जो स्क्वायर बन रहा है ना, इसके चारों एंगल ऐसे देखेंगे तो ज्यादा बेटर व्यू आ जाता है। ये चारों एंगल कितने के होंगे? 90। तो बेटा यहां पर अभी हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में भी जब बात करेंगे ना, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितने के आएंगे बेटा? 90 डिग्री के, और साथ में आएंगे 180 डिग्री के। ये 90, ये 180 है ना। तो 90 और 180 दो तरह के एंगल्स पे बात होगी, ठीक है। मुझे बताइए अभी 90 के एंगल इस पे कितने? 4। 90 पे फोकस करते पहले। अब एक पोजीशन इससे बाहर आ रही है। अब मुझे बताओ इसका इससे एंगल कितने का है? इससे इससे ये 4 90 के और बने, और ऐसा एक नीचे भी है 4, वो भी बनाएगा। तो 4 तो ये 90 के बने, 4 90 के इसने बनाए, और 4 90 का वो नीचे वाला भी बनाएगा। मतलब टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने हो जाएंगे? 12। 12 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए क्या ये 180 है कि नहीं है? क्या ये 180 है कि नहीं है? और जो ये ऊपर वाला नीचे वाले से बनाएगा क्या वो भी 180 होगा बेटा? हाँ। तो 180 के कितने एंगल बनेंगे? 3। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर को जरा इमेजिन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा 3D में, ठीक है। अब एक बात समझना, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? कितने लेवल्स है इसमें? 3। एक तो प्लेन वाला, एक ऊपर वाला, और एक नीचे वाला। 3 लेवल है। तो सारे एक ही लेवल पे नहीं आ रहे, मतलब ये नॉन प्लेनर है। और बेटा अगर नॉन प्लेनर हो चाहे प्लेनर हो, आपसे पूछेगा मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन, तो बेटा ऊपर वाला जो प्लेन से बाहर है हटा दो, नीचे वाला जो प्लेन से नीचे है वो हटा दो, तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 5। 4 तो साइड एटम और एक सेंट्रल एटम। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा इसके बाद बताइए इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला बेटा? एक नाम तो बोला स्क्वायर बाय पिरामिडल, और एक नाम क्या बोला बेटा? ऑक्टाहेड्रल। पहले स्क्वायर बाय पिरामिडल पे बात करते हैं। क्या ये प्लेन पर स्क्वायर बना है कि नहीं बना है बेटा? बना है। इस स्क्वायर को यहां रखा, और ये जो ऊपर आ रहा है इसको अगर मैं चारों टिप से ज्वाइन करूंगा तो क्या एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर? तो स्क्वायर को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे।
तो बेटा दो पिरामिड बन रहे, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड, और इसीलिए इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो पहले तो अपन ने ये नाम समझा कि स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसे कहा जाता है इसको। दूसरा नाम क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेट्राहेड्रल का नाम लिया था, तो मैंने बोला था 4 फेसेस बनेंगे तो टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में 8 फेसेस बनेंगे। 8 फेसेस कैसे बनेंगे, आइए इसको समझते हैं। बेटा इस टिप से, ये जो रेड कलर का टिप है, इससे ग्रीन को ज्वाइन करिए और ब्लैक को ज्वाइन करिए, एक स्लांटिंग साइड ऐसी बन रही होगी, ज्वाइन करिए। इसको इससे और इससे ज्वाइन करिए तो एक ऐसे जा रहा है, इसको इससे और इससे ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसे जा रहा है, 3, और एक ऐसे पीछे की तरफ आएगा। जरा ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये पूरा डायग्राम 8 फेसेस में कवर हो जाएगा? हाँ, और क्योंकि 8 फेसेस में कवर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, यहां पर हमने ऑक्टाहेड्रल की बात कर ली, स्क्वायर बाइपिरामिडल की बात कर ली। दूसरी बात क्या करनी है, इधर देखिए, यहां पर हमने क्या बोला था, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है। कौन सी? ये प्लेन वाली जो पोजीशन थी वो कौन सी थी, इक्वेटोरियल। और ये जो प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर थी, इसको क्या बोला था, एक्सियल। मुझे बताइए यहां पर कितनी इक्वेटोरियल पोजीशन और कितनी एक्सियल पोजीशन, बताइए कितनी इक्वेटोरियल और एक्सियल? तो बिल्कुल गलत है, यहां ना कोई एक्सियल है ना कोई इक्वेटोरियल। पहली बात, यहां ना कोई इक्वेटोरियल पोजीशन है ना कोई एक्सियल पोजीशन है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि पिछले वाले डायग्राम में जो बॉन्ड एंगल्स थे वो अलग अलग थे, या सारे बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल है, 90 डिग्री के पास पास वाले एंगल देखेंगे, ऑपोजिट की बात नहीं कर रहा हूं। एक बात समझना, जरा ध्यान से समझना इस बात को मैं जो बोल रहा हूं। मान लो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, ऑक्टाहेड्रल ऐसा है। अभी आप बताओ आपको क्या दिख रहा है, ये रेड वाला जो मार्कर है और ये जो पेन है ना अपना डिजिटल बोर्ड का, ये आपको क्या दिख रहा है, एक्सियल, और बाकी 4 क्या दिख रहे हैं, इक्वेटोरियल। जो बताओ, कहानी बदल गई। इसमें सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, वो बस आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे उसको देख रहे हो। इसलिए यहां पर ना कोई इक्वेटोरियल पोजीशन है और ना कोई एक्सियल पोजीशन है। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि भाई इक्वेटोरियल एक्सियल टर्म नहीं यूज करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हाँ 4 साइड एटम प्लेन पर होंगे एट एनी टाइम, और 2 साइड एटम प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे एट एनी टाइम। चाहे आप कुछ भी कर लो, 4 साइड एटम प्लेन पर रहेंगे एट अ टाइम और 2 साइड एटम प्लेन से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहां पर इक्वेटोरियल और एक्सियल शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यहां पर सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि साइड एटम जो 4 हैं वो प्लेन पर रहने वाले और 2 साइड एटम प्लेन से बाहर और अंदर, क्योंकि सबका सब एक जैसा ही है, वो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से फ्रेम से उसको देख रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। SF6 की कहानी हम लोगों ने समझ ली, डायग्राम वाइग्राम जो भी था वो हमने समझ लिया, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइप के हाइब्रिडेशन पे, दैट इज sp3d3। तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं इसमें, 90 डिग्री 180 डिग्री, 90 डिग्री के 12 एंगल्स, 180 डिग्री के 3 एंगल्स। इसको 3D में इमेजिन करना समझ ले, क्योंकि अब आगे क्या होगा कि लोन पेयर आना शुरू होंगे। लोन पेयर आएगा, रिपल्शन होगा, प्लेनर नॉन प्लेनर, कितने एटम प्लेन पर है नहीं है, सारी कहानी बॉन्ड एंगल वगैरह क्या होगा, सारी चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। देख लिया अभी सबने, चले ना। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइप के हाइब्रिडेशन पे, और लास्ट टाइप का जो हाइब्रिडेशन हमें यहां पर समझना है वो हाइब्रिडेशन है बेटा sp3d3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर फिर से वही क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि कितना परसेंटेज s कैरेक्टर है, कितना परसेंटेज p कैरेक्टर है और कितना परसेंटेज यहां पर d कैरेक्टर है। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर h का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 7। ठीक है ना, यहां पर 7 ऑर्बिटल्स हैं, एक s है, 3 p है, 3 d है, तो टोटल जो h का वैल्यू आएगा वो 7। और 7 का जो स्पेस में ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आता है ना,
वो अरेंजमेंट बन के आता है, उसको बोलते हैं बेटा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कल नाम के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अच्छा मुझे बताइए, ये जो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल में आते हैं? sp3d3 में कौन कौन से ऑर्बिटल है? s, px, py, pz। d के कौन कौन से ऑर्बिटल है? dz², dx², y² और dxy। क्या बात याद आ रही है? चलिए, पेंटागोनल बाय पिरामिडल का मतलब है पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 जो एटम्स हैं वो प्लेन पर, साइड एटम की बात करो, सेंट्रल की है ना, 5 साइड एटम प्लेन पर और 2 साइड एटम प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। पहले तो हमको क्या बनाना है? पेंटागन बनाना है। ध्यान से देखिएगा, पेंटागन बनाते वक्त ध्यान से देख लो कैसा बनाना है। रेगुलर पेंटागन बनाना है, ये वाला पेंटागन ना चलवे। क्यों? ये 90 डिग्री है, आपको 72 डिग्री वाला बनाना, तो डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा कि कौन होशियार है कौन बेवकूफ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब इधर देखिए, यहां पर जो डायग्राम आपको बनाना है वो रेगुलर पेंटागन बनाना है 72 डिग्री के हिसाब से, इस तरह से कुछ है ना, सीधा मत बनाना है इसको, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो 5 पोजीशंस यहां पर बन के आ रही, ये सारी की सारी पोजीशन किस पे बेटा? प्लेन पर। ये जो 5 पोजीशंस है, साइड एटम बी, साइड एटम बी, साइड एटम बी, साइड एटम बी और साइड एटम बी, ये 5 पोजीशन प्लेन पर तैयार हुई। तो यहां पर ये जो पांचों प्लेन की पोजीशन है ना, ये सारी की सारी पोजीशंस क्या कहलाएंगी? यहां पर इक्वेटोरियल। ये नाम ध्यान सुन ले, इक्वेटोरियल और एक्सियल दो ही जगह पर काम में आएगा, एक तो sp3d और एक sp3d3। बीच में जो sp3d2 है उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल का नाम यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे एंगल बराबर होते हैं। वहां सब 90 90 90 था, 180 तो आमने सामने वाला था, उसको नहीं, एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जरा, इनको ध्यान से देखें, तो ये जो पेंटागन बनेगा, उस पेंटागन को जरा इमेजिन करिएगा कि किस तरह से ये पेंटागन फ्रेम होके आएगा। ये देखिए, है ना, इस तरह से कुछ आपको पेंटागन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये आपका एक तरह से एक रेगुलर पेंटागन बन गया बेटा। ये जो रेगुलर पेंटागन बन रहा है, इसके सारे एंगल, ये इक्वेटोरियल 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 360 को 5 से डिवाइड करा। रेगुलर पेंटागन की ज्योमेट्री होती है, प्रॉपर्टी होती है 72 डिग्री ईच। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 72, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 72। कितने 72 डिग्री के एंगल है? 5, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, तो बॉन्ड एंगल में यहां पर भी है ना, जैसा अपन ने sp3d में पढ़ा था, इक्वेटोरियल 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 एक्सियल और एक्सियल एक्सियल का एंगल आएगा। यहां पर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 72 डिग्री का होगा और 72 डिग्री के कितने एंगल्स आएंगे? 5। अब ध्यान सुनना, ये तो अपन ने बना दिया प्लेन पर। अब एक एटम कैसा आएगा प्लेन से बाहर और एक एटम कैसा जाएगा प्लेन से अंदर। जो प्लेन से बाहर आने वाला एटम है उसको रिप्रेजेंट करें अगर अपन, तो बोर्ड पे तो वैसे यूं और यूं जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड पे अपन उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये मान लेना कि ये प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर की तरफ आने वाले एटम्स है। ये जो प्लेन से अंदर और बाहर जा रहे हैं ना, इन पोजीशंस को क्या बोला जाएगा बेटा? एक्सियल पोजीशन। तो ध्यान से देखिए, एक पेंटागन आपके सामने आ गया, ये रेगुलर पेंटागन, इस पेंटागन को मैं इस पे रख देता हूं। ये सारी पोजीशन जो पांचों, ये कौन सी बेटा? इक्वेटोरियल। इन सबका एंगल कितने का बेटा? 72 डिग्री। एक इसमें से एक्सियल पोजीशन कैसी आ गई? बाहर। ये जो एक्सियल पोजीशन बाहर है, इसका इससे एंगल बताइए, एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल 90 90 90 90 90। कितने एंगल बन रहे? 5, और 5 नीचे वाला भी बनाएगा, तो टोटल 90 डिग्री के एंगल्स बताइए कितने हो जाएंगे बेटा? 10, है ना। तो यहां पर 10 एंगल्स आपको 90 डिग्री के मिलने वाले हैं। और इसके अलावा बेटा, ये जो प्लेन से बाहर वाला एक्सियल है और प्लेन से अंदर वाला एक्सियल होगा, एक्सियल एक्सियल का एंगल कितने का होगा बेटा? 180 डिग्री का। और 180 डिग्री के कितने एंगल होंगे? यहां पर एक एंगल होने वाला है। दूसरी बात ये समझिए, ये स्ट्रक्चर बताइए प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा बेटा? नॉन प्लेनर। 3 लेवल है इसमें, एक तो बोर्ड का प्लेन, एक ऊपर वाला लेवल और एक नीचे वाला लेवल। तो ये प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। और बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, ये प्लेन से बाहर हटा दो, ये प्लेन से अंदर हटा दो, क्या बाकी सब प्लेन पे है कि नहीं है? 5 तो साइड एटम और एक सेंट्रल एटम, तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। ज्योमेट्री का नाम क्या है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या ये एक पेंटागन है या नहीं है बेटा? है। और इस पेंटागन को बेस मानते हुए जब इसको, इस टिप को, ऊपर वाले टिप को आप पांचों से ज्वाइन करेंगे, तो एक पेंटागन के ऊपर पिरामिड ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो पेंटागन को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, और इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा बेटा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। नोट डाउन करिए इसे। एग्जाम्पल की भी बात कर ही लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉमन सा एग्जाम्पल है, सबको पता भी होना चाहिए, आई होप। IF7 बेटा, यहां पर IF7 के बारे में एक बात समझे।
आयोडीन हेलोजन है कि नहीं है, फ्लोरीन हेलोजन है कि नहीं है। तो मैंने आपको एक बार जब हमने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था, कोवेलेंसी पढ़ी थी, तब एक टर्म यूज करा था, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जब कोई हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अच्छा मुझे बताइए, क्लोरीन की कोवेलेंसी, क्लोरीन हेलोजन है ना, क्या क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 1, फिर वो एक्साइट हो सकता था क्लोरीन क्योंकि थर्ड पीरियड का, तो 1 3 5 7, ये हेलोजन की कोवेलेंसी 7 वाला कंपाउंड है, जहां पर आयोडीन भी हेलोजन की तरह काम कर रहा है, क्लोरीन की तरह काम कर रहा है, और वो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 7 की पेयरिंग करने के लिए उसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 7 बॉन्ड बनाए। आपसे पूछे कि IF7 में आयोडीन ने जो बॉन्डिंग करी है वो कौन सी स्टेट में करी, ग्राउंड स्टेट में करी है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में करी है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में करी है या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में करी है, थर्ड, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 का मतलब है इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अच्छा इसके लिए काउंटिंग करते हैं, मुझे बताइए H इज इक्वल टू हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए लगाते हैं। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7, क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट साइड एटम है या नहीं बेटा, है, 7 प्लस 7 14, 14 का हाफ किया 7, 7 का मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी बेटा, 7, क्या 7 साइड एटम है कि नहीं है बेटा, है, मतलब हर साइड एटम एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, कोई भी पोजीशन खाली नहीं बचेगी। बाय चांस यहां पर पोजीशन होती 7, साइड एटम आते 6, तो एक पोजीशन जो खाली बचती वहां पर कौन आता, लोन पेयर, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब इसमें सिग्मा और लोन पेयर वाला नहीं बना रहा हूं, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सातों फ्लोरीन ने सिंगल 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 बॉन्ड बनाया होगा, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर कितने बने होंगे, 7, लोन पेयर होगा 0, तो इससे भी जब आप सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 7, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ये जितने भी केसेस अभी अपन ने पढ़े हैं ये सब आइडियल कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार साइड एटम के बदलने से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने से, कहीं पर सिंगल हो कहीं पर डबल आ जाए, या फिर लोन पेयर आने से इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डिस्टॉर्शंस आएंगे, उन डिस्टॉर्शंस को स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा VSEPR थ्योरी, और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। लिख लिया भाई सबने, फटाफट लिख लें, 30 सेकेंड और। डायग्राम्स को एक बार 3D में इमेजिन कर लें, और डायग्राम के डिस्टॉर्शन को, क्योंकि अब आपको समझना होगा, तो आपको अगर है ना डायग्राम याद है तो बेटा बहुत इजीली आपको चीजें आगे की समझ में आएगी, इसलिए 3D में इमेजिनेशन करते जाइएगा, है ना, वरना क्या है कि फिर टेबल जो बनेगी वो टेबल याद ही करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ओवरलैपिंग के समय जितनी भी टेबल्स यहाँ पर बनेगी इनऑर्गेनिक में, ठीक है, उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगी तो रटना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है बीच का, तो इसलिए समझ लेना, इजी टॉपिक है, पर टेबल याद करने जाओगे उसमें 15-16 केसेस आएंगे, वो 15-16 केसेस को अगर आप रटने बैठोगे उसमें 15-16 में भी 6-6 7-7 कॉलम होंगे, ठीक है ना, तो आप इतने केसेस रटने बैठोगे, उससे अच्छा है कि समझ लोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा है ना टिपिकल वाली बात नहीं होती है। चले, है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी केसेस पढ़े उसमें हमेशा लोन पेयर की वैल्यू क्या रही है बेटा, 0, लेकिन कई बार क्या होगा कि मॉलिक्यूल में लोन पेयर का, है ना, एकोमोडेशन भी आएगा, और जब लोन पेयर आएगा तो उसकी वजह से जो आइडियल ज्योमेट्री होनी चाहिए उसमें कई बार चेंजेस आएंगे, कई बार नहीं भी आएंगे, क्योंकि लोन पेयर कई बार अपने अपने इफेक्ट को कैंसिल भी कर देता है, तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको हमें स्टडी करना है, बट उसको स्टडी करने के पहले हमें एक थ्योरी यहां पर पढ़नी है, दैट इज VSEPR थ्योरी, जिसे बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि VSEPR थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं। 3-4 पॉइंट्स लिखने हमको, दैट्स इट। बाकी उसके आगे तो हम फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड कर लेंगे। अभी देखो एक बात समझना, सबसे पहले ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी ये बोलती है, जैसे इधर देखो, मैंने मान लो एग्जांपल लिखा CH4, मैंने एग्जांपल लिखा NH3 और मैंने एग्जांपल लिखा H2O। ध्यान सुनते जाना, ये लिखना नहीं है एग्जांपल आपको, ठीक है। CH4 NH3 H2O, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? इनका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मुझे बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है कि नहीं है? 4 + 4 8, 8 का हाफ किया 4, मतलब इसके लिए H का वैल्यू, H का मतलब स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? sp3, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है बेटा, तो इसके अंदर कितने साइड एटम है बेटा? मोनोवैलेंट 3, 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, तो इसके लिए भी H का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। कौन है सेंट्रल एटम? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना है ना। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं है बेटा? है। तो 6 + 2 8, 8 का हाफ किया, हाफ B + M - C + A फॉर्मूला होता है, तो हाफ किया तो कितना आएगा? 4, और H का वैल्यू 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा? sp3, ठीक है। अब ध्यान सुनना, sp3 होने का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 4। यहां पर सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 4। यहां पर भी सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 4। और वो 4 पोजीशन जब भी बन के आएंगे, आइडियली उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। sp3 का आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा? टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताइए, ये जो ज्योमेट्री आने वाली है, या तो यहां पर कोई साइड एटम आएगा, या तो यहां पर कोई साइड एटम आएगा, या फिर यहां पर लोन पेयर आएगा। मुझे बताइए यहां पर 4 साइड एटम है कि नहीं है बेटा? है। तो यहां पर चारों साइड एटम ने एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। मुझे बताइए यहां पर पोजीशन कितनी तैयार हुई है? 4, पर साइड एटम कितने हैं? 3। तो 3 साइड एटम केवल 3 ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाएंगे, और एक बची हुई पोजीशन पे कौन आएगा? लोन पेयर। मुझे बताइए यहां पर सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी? 4, लेकिन साइड एटम कितने आए? 2। तो बेटा 2 ही साइड एटम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और बची हुई पोजीशंस पे कौन आ जाएगा? लोन पेयर। ध्यान सुनते जाना। अब मुझे बताइए यहां पर इसकी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल। आइडियल कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अभी वी शेप भी भूल जाइए। अब मुझे बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, पर वो कैसे डिसाइड हो रही है? एक तो बॉन्ड पेयर से डिसाइड हो रही है और साथ ही साथ लोन पेयर, क्योंकि इसको इंक्लूड करोगे तभी तो टेट्राहेड्रल बनेगा, अगर इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो टेट्राहेड्रल नहीं बन पाएगा। मुझे बताइए किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर पे डिपेंड करती है, और यही बात बोलता है VSEPR थ्योरी। ध्यान सुनना, नाम को तोड़िए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी? पहली बात तो सेंट्रल एटम पर। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे वो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे, या तो आपको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या फिर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, उनके बीच में, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। लोन पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो ये पूरी थ्योरी किस बात के ऊपर बेस्ड है? कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मे बी बॉन्ड पेयर मे बी लोन पेयर, उनके बीच में आपस में क्या लगेगा? रिपल्शन। और उस रिपल्शन के थ्रू, रिपल्शन लगेगा तो पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। तो क्या कहती है ये थ्योरी कि सेंट्रल एटम, हमने एक बात बोली थी ना कि जो 4 या 5 या 6 पोजीशन बन के आएंगी, वो स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बना के आती है। उसी अरेंजमेंट की बात करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करके रहना चाहते हैं, ताकि वो पास नहीं रहेंगे तो रिपल्शन नहीं लगेगा, दूर दूर हो जाएंगे, रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा।
तो जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मे बी बॉन्ड पेयर, मे बी लोन पेयर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। अब उस रिपल्शन की वजह से क्या क्या होगा उसको समझने के लिए एक थ्योरी बनाई गई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो। पॉइंट नंबर 1 बनाइएगा इस थ्योरी के अंदर, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर बोलते हैं ज्योमेट्री बोलते हैं, बात एक ही है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन the valence shell electron pairs, depends on the valence shell electron pair of central atom, valence shell electron pairs of central atom। ठीक है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो पास पास रहेंगे या दूर दूर रहेंगे, दूर दूर। तो क्या लिखेंगे अपन सेकंड पॉइंट में, पहले वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू रिमेन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं ताकि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। सेकंड नंबर का पॉइंट लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू रिमेन, द इलेक्ट्रॉन पेयर try to remain as far apart as possible, as far apart as possible. The electron pair try to remain as far apart as possible, so as to minimize the repulsion between them, so as to minimize the repulsion between them। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस रहने से इनके अंदर क्या होगा कि रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। देखो ये जो रिपल्शन हम लोग बात कर रहे हैं ना बेटा, इस रिपल्शन का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, रिपल्शन का एक ऑर्डर होता है, तो यहां पर तीसरे नंबर पे हम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लिखेंगे, बट उसको पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो लिखने वाले वो क्या है। ध्यान से लिखिएगा, दो तरह के पेयर से, या तो बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर होगा बेटा, दो पेयर के बीच में अब आपको ऑर्डर्स बनाने, तो तीन तरह के रिपल्शन हो सकते हैं, या तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन होगा, या फिर लोन पेयर का रिपल्शन होगा। एंड आई होप इतना सबने पहले सुन भी रखा होगा कि बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे कम होता है, इससे ज्यादा पावरफुल रिपल्शन किसका होता है बेटा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, और सबसे पावरफुल रिपल्शन होता है लोन पेयर का। क्या ये बात सुन रखी बेटा सबने, है ना? तो सबसे मिनिमम जो वीक रिपल्शन होता है वो किसका होता है, बॉन्ड पेयर, उससे पावरफुल लोन पेयर या बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो भी बोल दे, और उसके बाद सबसे पावरफुल रिपल्शन कौन होता है, लोन पेयर। क्यों ऐसा होता है उसका कारण समझते हैं, एक बात समझिएगा बेटा, यहां पर ये जितने भी डायग्राम्स अपन ने बनाए जरा उसको एक बार, है ना, यहां पर मैं समझा दूं पहले इस पॉइंट को, फिर लिखते हैं अपन, ताकि ये पॉइंट और ध्यान समझ लेना इस पॉइंट को, क्योंकि आगे जाके बॉन्ड एंगल जब हम पढ़ेंगे तो इसी पॉइंट के बेसिस पे कई सारी बातें आपको समझनी होगी। ध्यान से देखिएगा, मान लो एक सेंट्रल एटम है और उसके आसपास ये है ना, एक ए एटम ले रखा है अपन ने और उसके आसपास अपन ने ये कंडीशन बना दी। ठीक, अब देखो मान लो यहां पर साइड एटम बी और बी आ रहा है, तो इसके बीच में क्या बना हुआ है, ये लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है बेटा, बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बी का भी होगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे ही तो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तू दे एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, इक्वल शेयरिंग होती थी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें जो रिपल्शन काउंट होगा ना, ध्यान सुनना, रिपल्शन जब भी काउंट होगा कहां काउंट होगा, सेंट्रल एटम पे कि साइड एटम पे, ध्यान सोच लो। जब हम रिपल्शन की बात करते हैं तो सेंट्रल पे या साइड पे, सेंट्रल पे। सेंट्रल पे हमेशा रिपल्शन का जो डोमिनेंसी होगा वो सेंट्रल पे होगा, ये बात ध्यान सुन लेना और समझ लेना। ये बात बताओ, ये किसी एक एंगल पे होंगे, ठीक है। मान लो यहां पर अपन ने ए रखा और ये साइड एटम बी यहां रखा और यहां रखा, ठीक है।
अभी इलेक्ट्रॉन सोचना, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और मान लो मैंने बी और बी यहां रखा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंट कहां पर होगा बेटा? ये वाला रिपल्शन डोमिनेंट होगा या बाद वाला होगा बेटा? पहले वाला। क्यों? क्योंकि एंगल क्लोज्ड है। साइड एटम के पास, साइड एटम तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, तो ये यहां पर जो रिपल्शन होता है ना, ये ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू दिस रिपल्शन। यहां पर इवन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, वो भी उतना पावरफुल नहीं होगा जितना ये वाला रिपल्शन होगा, क्योंकि यहां पर एंगल क्या है बेटा? क्लोज्ड है, और एंगल क्लोज्ड है तो रिपल्शन क्या लगेगा? तगड़ा। इसीलिए डोमिनेंट रिपल्शन हमेशा सेंट्रल एटम का मानना है या साइड एटम का मानना है? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है ना, वो मैटर करती है रिपल्शन के अंदर ज्यादा। तो पहले अपने को किसके रिस्पेक्ट में समझना है? सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में समझना। अब इधर बताइए मुझे बताइए, यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसमें अभी दोनों का En बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी है, एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी है, एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी है, ऐसा कुछ रिपल्शन लग रहा होगा। मुझे बताइए, यहां पर अगर मैंने बी और बी लिया और यहां पर मैंने क्या ले लिया बेटा? लोन पेयर, तो मुझे बताइए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी? एक एक एक। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी? दो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, अपन बनाते ऊपर है लेकिन है तो इसी के इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, ये वाला जो रिपल्शन होगा या ये वाला जो रिपल्शन होगा या ये वाला जो रिपल्शन होगा या ये वाला जो रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन के मुकाबले क्या ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो बेटा बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होगा उसके मुकाबले लोन पेयर का रिपल्शन क्या होगा? मच मोर पावरफुल होगा। इसी की तरह से अगर मान लो आपने बी और बी यहां लिया और यहां पर क्या ले दिया बेटा? लोन पेयर, और यहां पर भी क्या ले दिया? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अपन दिखाते हैं ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ए के हैं, तो ये ए पर कंसंट्रेटेड होंगे बेटा। अब मुझे बताओ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसी के पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसी के पास है। तो बेटा इस वाले रिपल्शन के मुकाबले ये वाला या ये वाला रिपल्शन तगड़ा होगा, और ये वाला रिपल्शन उन दोनों से ही तगड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे वीक रिपल्शन कौन सा होता है बेटा? बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में बढ़ गए होते हैं, ए और बी में। यहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक तो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक इसी के पास है और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के पास है। तो लोन पेयर जो है ना, सीधी सी एक बात दिमाग में फिट कर ले, लोन पेयर अपने आप को पोजीशन करने के लिए ज्यादा स्पेस मांगता है, बल्कि होता है लोन पेयर भारी भरकम है और इसीलिए उसको क्या चाहिए बेटा? ज्यादा स्पेस चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब एक काम करें, पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन between electron pairs is ठीक है, रिपल्शन का ऑर्डर ऑलरेडी लिखा हुआ है बोर्ड पे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ऑर्डर लिख ले। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये ऑर्डर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि भाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि इस तरह से रिपल्शन का ऑर्डर होता है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, है ना, आराम से सॉल्व हो सकता है। चले, है ना। अभी ये जो हमने रिपल्शन की बात करी, ये रिपल्शन की बात कब हुई? जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर था। लेकिन एक और बात समझे, बॉन्ड पेयर के अंदर जो रिपल्शन होता है ना बेटा, ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड पेयर के अंदर जो रिपल्शन होता है उसमें भी अलग अलग रिपल्शन हो सकता है। एक बात बताओ, बॉन्ड हमेशा क्या सिंगल होगा? क्या कभी डबल और ट्रिपल भी तो हो सकता है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात कर रहा हूं, तो सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन अगर मैं मान रहा हूं और एक जगह में सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल आ जाए सिंगल के साथ, और एक जगह में मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन मान रहा हूं, क्या आप बता सकते हो इनमें सबसे तगड़ा रिपल्शन कौन होगा? कौन सा होगा? मल्टीपल। क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वही कहानी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मुझे बताओ कैसे हुआ ये, इधर देखिएगा। मान लो मैंने ये रखा सिंगल बॉन्ड, ध्यान सुनना, है ना, सिंगल बॉन्ड रखा, तो मुझे बताइए सिंगल बॉन्ड के अंदर कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा? एक एक। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। अच्छा मुझे बताइए, अगर सिंगल और मल्टीपल बनाता हूं तो बेटा एक जगह मैंने मल्टीपल बना दिया और एक जगह क्या बना दिया? सिंगल। अब मुझे बताओ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा है और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां एक एक का रिपल्शन लग रहा है, यहां पर दो एक का रिपल्शन लग रहा है।
और मल्टीपल मल्टीपल में कम से कम 2-2 का रिपल्शन तो लगेगा ही लगेगा, हो सकता है 3-3 भी आ जाए या 2-3 भी आ जाए। तो बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर रिपल्शन भी क्या लगेगा, ज्यादा। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्यादा पावरफुल रिपल्शन सिंगल डबल बॉन्ड या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड का होगा, और उससे ज्यादा रिपल्शन मल्टीपल मल्टीपल डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल का होगा। इसी बात को हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो 2 तरह के रिपल्शन है। VSEPR केवल यही वाला रिपल्शन बोलता है ना, लेकिन ये अपन अलग से लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हमें जब बॉन्ड एंगल पढ़ना होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्यादा पावरफुल रिपल्शन किसका होगा, सिंगल मल्टीपल का, और उससे ज्यादा पावरफुल रिपल्शन किसका होगा बेटा, मल्टीपल मल्टीपल का। क्योंकि उधर जाने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन उतना पावरफुल लगेगा। तो यही पॉइंट आपने यहां पर लिखा हुआ है। तो नोट कर लें इस ऑर्डर को भी, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड। एक आध केस में फुल फॉर्म लिख लेना कि एस बी रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को और एम बी रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल बॉन्ड को, ताकि बाद में मीनिंग पता रहे। चलिए ना, अब ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद एक लास्ट पॉइंट और या लास्ट पोस्टुलेट और लिखना है अपने को। वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है। वो स्टेटमेंट क्या है कि बेटा VSEPR, ये तो मैंने बोला ये VSEPR का स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये तो अपन ने अगले जो बॉन्ड एंगल है अपने को उसके हिसाब से समझना था, अपन ने समझ लिया। अब एक बात सुने, VSEPR क्या मानता है, VSEPR इधर से बता देता हूं। VSEPR क्या मानता है कि VSEPR केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन मान के चलता है ना। वो भले सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो उसको किस कैटेगरी में रखता है, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, नो डाउट। ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। पर क्या तीनों रिपल्शन इक्विवेलेंट है या कम ज्यादा है, कम ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी क्या बोलता है या VSEPR थ्योरी क्या बोलता है कि VSEPR थ्योरी इन तीनों को बॉन्ड पेयर में काउंट करता है। VSEPR ने मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। VSEPR ने मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ट्रीट किया है। क्या ट्रीट किया है, मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन एक बात बताओ, एक्चुअल सिंगल का जो रिपल्शन होगा और मल्टीपल जिसको उसने सिंगल माना है उसका रिपल्शन जो होगा, क्या रिपल्शन सेम होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड जिसको एज अ सिंगल बॉन्ड माना गया उसका रिपल्शन पावरफुल होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन उसे सिंगल बॉन्ड नहीं मान के सुपर सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। सुपर क्यों लगा दिया, क्योंकि वो एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड नहीं, वो एक्चुअल में मल्टीपल बॉन्ड। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। क्या बात समझ में आ रही है, सुपरमैन इज कंपैरेटिवली मोर पावरफुल, वैसी वाली बात है। तो वैसी बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो एक्चुअल सिंगल बॉन्ड है उसको क्या माना गया है, सिंगल बॉन्ड पेयर। और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उनको एक्चुअल सिंगल बॉन्ड ट्रीट किया जाएगा या सुपर सिंगल बॉन्ड ट्रीट किया जाएगा, सुपर सिंगल बॉन्ड। ये एनसीईआरटी की लाइन है। कभी आ गया तो पूछा कि व्हाट इज सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अपने को पता है तो पता है, वरना आंसर की का इंतजार करिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या माना जाता है, सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। उनको सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर या सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर जैसा भी बोला जाए माना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स हैं VSEPR थ्योरी के, जो हमें समझना था, पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टेबल की तरफ। अब जितने भी ये केसेस हमने पढ़े थे, इधर देखो, ये जितने भी केसेस वेसेस हम लोगों ने कल से लेकर आज तक पढ़े, इनमें हमने कोई लोन पेयर नहीं लिया था। अब लोन पेयर आएगा, कहानी खराब करेगा। अब लोन पेयर क्या क्या कहानी खराब करता है उसको एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कल के लेक्चर में। H का वैल्यू 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, लीनियर, है ना। 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, वगैरह वगैरह। ये सब आइडियल कंडीशंस थी। अब इन आइडियल कंडीशंस के बाद एक ये पॉइंट आपके सामने आ रहा है, ध्यान सुनना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लें और समझ लें। ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैंने बोला था अभी तक हमने ज्यादातर जो भी एग्जांपल लिए
वो सब न्यूट्रल एग्जांपल है, चार्ज वाला केस हमने नहीं पढ़ा। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आएगा तो कई बार चार्ज वाला भी आएगा, V प्लस M माइनस C प्लस, अभी तक C और A वाला केस आया नहीं। तो जब चार्ज आएगा तो एक डाउट बनता है बच्चों का, जेन्युइन डाउट होता है, बनता ही है, वो ये बनता है कि सर चार्ज आएगा, जैसे NH4 प्लस लिया, या मैंने CO3 माइनस 2 लिया, या मैंने SO4 2 माइनस लिया, या मान लीजिए मैंने I3 माइनस 1 लिया, ये सारे आयंस आएंगे आपके सामने अभी धीरे धीरे करके, ठीक है ना, इनके सबके हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकालनी होगी। तो सर जब ये आयंस आएंगे तो ये जो चार्ज है, प्लस है या माइनस है जो भी है, वो चार्ज किस पे माना जाए? चार्ज सेंट्रल एटम पे मानना है, या चार्ज साइड एटम पे मानना है, या अगर इस पे मतलब या तो फिक्स हो कि सेंट्रल पे ही मानना है या साइड पे ही मानना है, ऐसा फिक्स हो, और या फिर ऐसा हो कि प्लस को मानना है सेंट्रल पे तो कब मानना है, या माइनस को मानना है सेंट्रल पे तो कब मानना है। व्हाट आर द कंडीशंस कि कब किस चार्ज को सेंट्रल पे माना जाएगा और कब किस चार्ज को साइड एटम पे माना जाएगा? क्या आपको इसकी जानकारी है? किस पे मानना है चार्ज को? मोर ईएन पे क्या मानना है? माइनस मानना है, बहुत बढ़िया। और बताइए, जवाब बिल्कुल सही है। मोर ईएन को किस पे मानना है, मतलब माइनस को किस पे मानना है, मोर ईएन पे मानना है, बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी नहीं। अब एक बात सुन ले, है ना, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो एक बात मैं आपको थोड़ी बता दूं, है ना, मार्केट के हिसाब से जो चलता है और उसमें क्या प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं वो सब। मार्केट में एक ऐसा स्टेटमेंट चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन जब आपको निकालना हो तो आपको जो भी चार्ज दिया हो, जो भी चार्ज दिया हो, जो भी चार्ज दिया हो, उसको किस पे मान लो। ये बिल्कुल चलता है मार्केट में ना, खुलेआम, बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर। चार्ज को क्या बोला जाता है? कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, जितना भी प्लस हो जितना भी माइनस हो, उसको किसके ऊपर मान ले? सेंट्रल एटम। इससे ये बात जो है, बात तो गलत है, पहली बात ये गलत है, पर इससे आपके हाइब्रिडाइजेशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व जरूर हो जाते हैं। बात गलत है, जुगाड़ है मतलब एक तरह से, पर इससे आपके हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही सॉल्व होगा। हाइब्रिडाइजेशन के आगे अपने को बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ पी पाए, डी पाए, जी पाए, नहीं जी पाए, वो सारी चीजें इससे गलत हो जाएंगी। तो अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं या किसी के भी दिमाग में ये चीजें हैं तो ये बात सिर्फ कहां पर काम करेगी? हाइब्रिडाइजेशन पे, पर हाइब्रिडाइजेशन के आगे के कॉन्सेप्ट पे ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अननेसेसरी अपन इस फर्जी कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं पड़ेंगे, पहली बात तो ये समझ लें, है ना। तो ये कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है आप कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन सही निकलेगा, बाकी चीजें गलत निकलेंगी। तो फिर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या? एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ईएन वाला, वो जो उन्होंने कहा। लेकिन ईएन में भी आप ऐसे बार बार ईएन कंपेयर करने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइटम्स होंगे। अब आप उसमें सोचने बैठ रहे हो कि इसका ईएन इतना, उसका ईएन इतना, ऐसा वैसा करोगे तो वो टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आते हैं उसमें सिंप्लिसिटी पे। एक बात सुनना, चार्ज आपको कितने तरह के मिलेंगे? दो तरह के, या तो कैटायनिक चार्ज मिलेगा या एनायनिक चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम, खत्म बात। किस पे मानना है? ऑलवेज ऑन सेंट्रल। अभी लिखना मत, वो पीछे फ्लो चार्ट है, मैं बता दूंगा। नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वैसे तो आपको ये चार्ज किसके ऊपर मान के चलना है? सेंट्रल एटम पे। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है, कैसा एनायन है? ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन पे मानना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। भैया दो ही तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक फ्लोरीन आएगा नहीं आपको ऐसे में, और आपको दूसरा कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है तो आपको देखना है कि अगर ऑक्सीजन वाला एनायन है, जिसको हम ऑक्सी एनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अगर ऑक्सी एनायन है तो आपको नेगेटिव चार्ज जो लेना है वो किस पे लेना है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन विल बी अ साइड एटम हियर, है ना। और बाकी कोई भी केस आ जाए, चार्ज किस पे लेना है बेटा? सेंट्रल एटम पर। ध्यान सुनते जाइएगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर दूंगा आपके सामने, ध्यान समझते जाना, ध्यान से देखते जाना। मान लो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया NH4 प्लस, क्या दिया? मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया CO3 2 माइनस, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया I3 माइनस, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया I3 प्लस, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया BO2 प्लस। ये कुछ केसेस आपके सामने, ये सब आयन है कि नहीं है बेटा? है।
मान लीजिए मैंने एक आयन आपके सामने लिख दिया H3O+। अब मुझे बताइए इनमें से कितने ऑक्सी एनायन है। कौन सा टर्म यूज किया मैंने, ऑक्सी एनायन। अब पहली बात तो ये उठती है कि सर ऑक्सी एनायन है क्या, कौन से खेत की मूली है, व्हाट इज ऑक्सी एनायन। याद करिए हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के एंड में जब एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था तो वहां पर एक टर्म यूज करी थी ऑक्सी एसिड्स। क्या ये टर्म याद आ रही है। हाइड्रो ऑक्साइड्स जो होते थे जिसको हमने इस तरह से लिखा था AOH, दीज वर हाइड्रो ऑक्साइड्स। मैंने इसको बोला था कि ये दो तरह से ब्रेक हो सकता है, कई बार ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और कई बार ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां से टूटता था तो ये बेसिक नेचर का होता था, और जब ये बॉन्ड यहां से टूटता था तो ये एसिडिक नेचर का होता था। और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते थे हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते थे, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को ही हम ऑक्सी एसिड कहा करते थे। तो ऑक्सी एसिड्स क्या है, हाइड्रोक्साइड से, पहली बात तो। लेकिन किसके हाइड्रोक्साइड से, मेटल के कि नॉन मेटल के, नॉन मेटल के। ऑक्सी एसिड्स आर नथिंग बट नॉन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स। और जो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, उनमें से जब ये H+ निकल जाता है तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें माइनस आता था, और इस तरह के एनायन को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी एनायन। क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सी एनायन। मतलब जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके एनायंस को क्या बोला जाएगा, ऑक्सी एनायन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, दो तीन केसेस को समझते ताकि ये टर्म आपको दिमाग में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इस बार भी ऑक्सी एसिड मैंने बोला ही था आपको, ऑक्सी एसिड का क्वेश्चन आते ही हर बार। इस बार भी आया था मैथ्स द कॉलम है ना नीट में, तो ये क्वेश्चन आते ही है। अभी ध्यान से देखें, मान लो मैंने लिखा H2SO4, मान लो मैंने लिखा H2CO3, मान लो मैंने लिखा HNO3। सबसे पहले इन तीनों को देखकर बताइए ये हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड, या इनमें से कौन हाइड्राइड है, कौन ऑक्साइड है, कौन हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। कैसे पता चलता है, टर्नरी। कैसे पता चलता है, बेसिक चीज को पकड़ के चलेंगे, गलतियां नहीं होंगी। अगर भूल चुके हैं तो फिर भूल जाइए, अगले साल ही समझ में आएगा। हाँ मुझे बताइए ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड मेटल का है कि नॉन मेटल का है, भैया ये हाइड्रोक्साइड हो गया। किसका हाइड्रोक्साइड है, सल्फर का। किसका हाइड्रोक्साइड है, कार्बन का। किसका हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रोजन का। ये मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी एसिड्स। क्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पिछले साल पढ़ा हुआ है, इतना सबको पता होता है, क्या ये 2 H+ रिलीज कर सकता है। बेटा जब ये एक H+ रिलीज करेगा तो क्या इसका एनायन ऐसा बन जाएगा, और जब ये एक और H+ रिलीज करेगा तो क्या इसका एनायन ऐसा बन जाएगा। वैसे ये कार्बोनिक एसिड का एक एनायन बाइकार्बोनेट बनता है और एक आयन कार्बोनेट बनता है, और इसका आयन नाइट्रेट बनता है। ये जितने भी एनायंस आपको दिख रहे हैं ये सारे एनायन किससे बने बेटा, इन ऑक्सी एसिड से बने। ऑक्सी एसिड से बनने वाले एनायंस को क्या बोला जाता है, ऑक्सी एनायंस। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये ऑक्सी एनायन है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा ऑक्सी एनायन, अपन क्या इतना मेहनत करेंगे क्या बार बार, नहीं। ऑक्सी 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 ऑक्सी, बस इतना सा होता है तो पहचान। अब मुझे देखकर बताओ इनमें से कौन, पहला वाला ऑक्सी एनायन है कि नहीं है, नहीं है। दूसरा वाला ऑक्सी एनायन है कि नहीं है, तीसरा वाला ऑक्सी एनायन है कि नहीं है, नहीं है। चौथा वाला ऑक्सी एनायन है कि नहीं है, पांचवा वाला ऑक्सी एनायन है कि नहीं है, नहीं है। दीज आर ऑक्सी कैटायंस। जब भी ऑक्सी एनायन आएगा चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, जब भी चार्ज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहां पर साइड एटम होगा, सेंट्रल तो कार्बन होगा हमेशा, फिक्स है। और अगर ऑक्सी एनायन के अलावा कोई भी केस आए चार्ज सेंट्रल एटम पर आएगा। किस पे आएगा, सेंट्रल एटम। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये जो फ्लो चार्ट है जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इस फ्लो चार्ट में आपके सामने लिखा है कि आयन जो होगा दो तरह का होगा, या तो ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन होगा या फिर नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन होगा। जब भी नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आपको चार्ज हमेशा किस पे लेना है, सेंट्रल एटम पे लेना है, बिना कुछ सोचे समझे। ऑक्सीजन कंटेनिंग में हो सकता है ऑक्सीजन वाले आयन पे नेगेटिव चार्ज हो,
और हो सकता है ऑक्सीजन वाले आयन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन वाले आयन पे हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन वाले आयन पे हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव वाला जो ऑक्सीजन का आयन होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सी एनायन। ऑक्सी एनायन पे चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सी एनायन बोल रहे हैं इसको। ऑक्सी एनायन पे चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। बाकी कोई भी केस हो, बाकी कोई भी केस हो, चार्ज किसके ऊपर आएगा? सेंट्रल एटम पे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? फ्लो चार्ट बना लीजिए और शुद्ध भाषा में लिख लेना, ऑक्सी एनायन पे चार्ज ऑक्सीजन पे, बाकी हर केस में चार्ज सेंट्रल एटम पर। चले ना, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ये चार्ज वाली जो कहानी है इसको हमने समझ लिया कि जब भी ऑक्सी एनायन आएगा तो चार्ज किस पे मानना है बेटा? ऑक्सीजन पे। और बाकी इसके अलावा कभी भी कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, वो हमेशा किस पे मानना है बेटा? सेंट्रल एटम पर मान के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये VSEPR थ्योरी के जो पॉइंट्स वगैरह है वो लिख दिया आपके सामने, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन का वो अपना पूरा टेबल बनेगा यहाँ पर। अब इस टेबल में क्या कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, इसको एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे। अभी आपको टेबल नहीं बनाना, सुनते आइए, है ना। पहली बात, यहां पर टेबल में मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दे रहा हूं। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर जो भी है वो अपने बनते जाएंगे इधर एक एक करके। सीरियल नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ऐसे बढ़ते जाएंगे अपन। केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। टोटल 15-16 केसेस अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, ये टेबल बनाते वक्त अभी अपन एक एक करके इंडिविजुअली बनाएंगे, टेबल मत बनाओ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैं एक एक केस पहले आपको डिटेल में बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एच, है ना। एच का वैल्यू निकालते थे। एच का वैल्यू निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ती थी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के बदले में मैं यहां पर कर देता हूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल टू एच का वैल्यू आ जाएगा। एच का वैल्यू जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग क्या पहचानेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। जब भी एच का वैल्यू 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। जब भी एच का वैल्यू 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। जब भी एच का वैल्यू 3 होगा, sp2। 4 होगा तो sp3। और उनका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, जैसे मॉलिक्यूल आया CO2, तो CO2 AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, BCl3 AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, वो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी वो हम लोगों को लिखना होगा, और उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा ये भी हम लोगों को लिखना होगा। और फिर उसका एग्जाम्पल, उसका बॉन्ड एंगल, और उसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हमें पढ़ने होंगे। तो मतलब ये टेबल अपन बनाएंगे। ठीक है, अब इस टेबल को बनाते वक्त जो कॉलम्स रहेंगे, है ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या ये बोर्ड थोड़ा सा अपने को छोटा पड़ता है, तो इसमें कॉलम बनेंगे खूब सारे, तो इसीलिए अपने को थोड़ा सा इसका स्लाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जब केसेस अपन पढ़ रहे होंगे तो केसेस पढ़ते वक्त क्या क्या कंडीशंस आएंगी उसको एक एक करके अपन डिटेल में समझेंगे। प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हैं, कितने नहीं है, लोन पेयर आएगा तो क्या चेंज आएगा, लोन पेयर नहीं आएगा तो क्या चेंज आएगा, उसको अपन एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं उन केसेस को वन बाय वन। सबसे पहले जब ये टेबल बनाएंगे, एक काम करते हैं, टेबल के लिए ये वाला ले लेते हैं बोर्ड, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, पहले रुक जाओ, बना लें दो, देख लें दो स्पेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ तो जाएगा बेटा, देखने तो दे, तेरे कहने थोड़ी आ जाएगा।
हाँ, सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा, सीरियल नंबर, ठीक। दूसरा अपन क्या लेंगे बेटा, एच का वैल्यू। तीसरा अपन क्या लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। चौथा अपन क्या लेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सिग्मा प्लस लोन पेयर करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, मतलब वो एच की वैल्यू पता चल जाएगी। एच की वैल्यू पता चल जाएगी तो अपने को क्या पता चल जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक बार पता चल गया तो इसी हाइब्रिडाइजेशन में अपन वो जनरल फॉर्मूला यही लिख लेंगे ताकि अपने को एक कॉलम की स्पेस बच जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन से अपन फिर क्या निकालेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ले लिया, उसके बाद अपन उसकी क्या लेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बाद अपने को यहां पर लेना पड़ेगा उसका बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल के बाद अपन यहां पर क्या लेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर बॉन्ड एंगल में मुझे स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए रहेगी तो आप थोड़ा सा स्पेस उसी तरह से बनाना, ठीक है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट वाला वैसा मोड चेंज कर लेना। और इसके अंदर ध्यान सुनते जाएगा, अपन एट अ टाइम 2 या 3 केस पढ़ पाएंगे इसके अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा 3 केस एट अ टाइम आ जाए, और उन 3 केसेस को आपको लिखने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा आगे से। कितना, 3 मिनट, 3 केस 3 मिनट, ठीक है। इस हिसाब से चलेंगे। अभी पहले वाले स्लाइड को आराम से लिख लो, आज तो मतलब यही पढ़ पाएंगे अपन क्योंकि समय कम बचा हुआ है, तो इसको अभी एक ही स्लाइड हो पाएगी आपके सामने, आराम से लिख लेना, कोई परेशानी नहीं, लेकिन समझना इत्मीनान से। और अपन इसको समझने का काम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन में इन द सेंस अपने को एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपन उस पैटर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात अपन यहां पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वाले केस के साथ। और सबसे पहले वाले केस में आपके सामने एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, वो एग्जांपल है BeF2, या फिर एग्जांपल मैंने लिखा BeCl2, या फिर एग्जांपल मैंने लिखा CO2, या फिर एग्जांपल मैंने लिख दिया मान लो C2H2 एटसेट्रा। मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, और बहुत ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना, ठीक है। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, और वो क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या मान के चल रहे हैं बेटा, BeF2। मैं BeF2 के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूं। मुझे बताइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, और इसका स्टेरिक नंबर कितना है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक। ध्यान सुनना, कॉलम बनाते वक्त ये कॉलम बड़ा रखोगे, कौन सा, बॉन्ड एंगल वाला, और ये कॉलम भी बड़ा रखेंगे क्योंकि यहां पर अपन वो सब लिखेंगे, प्लेनर, नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, वो सब यहीं पे आपको ठूसना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने बॉन्ड एंगल छोटा बनाया, एग्जाम्पल बड़ा बनाया। तो आप कॉपी पे भी जब बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल जब बड़ा बनाएंगे तो एग्जाम्पल वाला कॉलम उसके करस्पॉन्डिंगली थोड़ा और बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BeF2 से। कैलकुलेशन बताइए, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट साइड एटम है या नहीं बेटा, है। 2 + 2 4, 4 का हाफ किया 2। H का वैल्यू कितना आ गया, 2। H का वैल्यू 2 आया, H का वैल्यू 2 आया, ये हमारा केस नंबर कौन सा चल रहा है, 1। H का वैल्यू 2 आया, 2 जब भी आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। ये फिक्स रखो दिमाग में, जब भी H का वैल्यू 2 आया हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। sp हाइब्रिडाइजेशन आया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पक्की है, लीनियर ही होगा। और लीनियर होने का मतलब है सेंट्रल एटम ए के इधर और इधर 2 साइड एटम आपको मिलेंगे, ये इसकी आइडियल कंडीशन है। और बॉन्ड एंगल आइडियली इसका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री का कितना एंगल, एक एंगल। 120 के कितने एंगल, 109.5 के कितने एंगल, 90 के कितने एंगल, 120 के कितने एंगल, वो सब हमने पढ़ लिया है, तो उसको हम यहां पर देखेंगे। अच्छा मुझे बताइए, सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 2। क्या BeF2 में या BeCl2 में या CO2 में, अभी लास्ट वाला एग्जांपल ना देखें, तीनों शुरू के जो एग्जांपल है, क्या हर किसी में 2-2 साइड एटम है कि नहीं है बेटा, है। तो सेंट्रल एटम ने जो 2 पोजीशन तैयार करी, क्या दोनों में साइड एटम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्या दोनों में साइड एटम आ जाएंगे, दोनों में साइड एटम आ जाएंगे, हाँ। मतलब अगर 2 पोजीशन तैयार हुई है, दोनों पे साइड एटम आ जाएंगे, तो बताइए लोन पेयर के लिए जगह नहीं बचेगी। तो लोन पेयर 0 और सिग्मा बॉन्ड मतलब साइड एटम, जितने साइड एटम आएंगे उतने सिंगल बॉन्ड कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, हो सकता है डबल भी बन जाए, बट सिग्मा तो जरूर बनाएगा। तो बेटा ये कंडीशन है, 2 + 0 2, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहां पर कोई लोन पेयर है कि नहीं है बेटा, नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी, और इसीलिए हम डैश लगाएंगे। जहां भी डैश लगाएंगे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री।
अब मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, उसके लिए कल तक का वेट करेंगे हम लोग, उस केस पे जब हम पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये प्लेनर बनेगा कि नॉन प्लेनर बनेगा? प्लेनर। लीनियर इज अ प्लेनर ज्योमेट्री। और अगर ये प्लेनर है तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, ये पूछा गया आपसे। तो क्या उसका आंसर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर जो शुरू के 3 एग्जाम्पल है वहां पर तो ये बात वैलिड है, वहां पर ये बात वैलिड है, लेकिन एक एग्जाम्पल और लिखा आपके सामने, C2H2। C2H2 क्या हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? मुझे बताइए, पहले वाले एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है? एक है, एक है, एक है। यहां एक से ज्यादा है। क्या एक से ज्यादा सेंट्रल एटम पे मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A नहीं लगाओगे? सुनते आना, समझते आना। बेटा C2H2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A नहीं लगाओगे। इसको सीधे सीधे सॉल्व करोगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या स्ट्रक्चर से। क्या C2H2 का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता? आता है। अरे भैया अब ये भी नहीं आता, खेल खत्म है आपका, ठीक है। फिर अगले साल की तैयारी करिए, अभी भी उसी की कर रहे हो वैसे, ठीक है। हाँ, तो अभी C2H2 की बात करें तो C2H2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। मुझे बताइए, यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? बेटा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सुनते आइएगा। अब मुझे बताओ यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? बेटा पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पाए पाए, ठीक है ना। पाए को काउंट नहीं करते, सिग्मा और लोन पेयर देखते हैं। लोन पेयर कोई भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3। लोन पेयर कितने? 0। H का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। सर आपने तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp में लिख दिया ये एग्जांपल। अरे यहां मैंने जो C2H2 लिखा है वो तो sp में लिखा है, और सर यहां जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला है ये क्या है? बोलो। हाइब्रिड, हाँ बोलो। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पूरे मोहल्ले का नहीं निकलता है। जैसे पूरे मोहल्ले का, खानदान का हाइब्रिडाइजेशन मत निकाल देना कि पूरे खानदान के सिग्मा बॉन्ड ज्वाइन करके आपने लिख दिया है। हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का निकलता है, तो उस एक एटम ने कितने सिग्मा बना रखे वो यहां पर लिखना होगा। अब मुझे बताओ इसने कितने सिग्मा बना रखे? एक और एक। ये वाला सिग्मा इसका नहीं है, तो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, H का वैल्यू आएगा 2, और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता, तो इसने कितने सिग्मा बना रखे वो देखो। कार्बन ने यहां पर कितने सिग्मा बना रखे? 2। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त एक का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते कि पूरे मोहल्ले का? एक का। ये बात ध्यान रखना है ना, पूरे मोहल्ले को मत इंक्लूड कर देना इसमें। अच्छा ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आ गया? sp। ध्यान सुनना, क्या C2H2 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते? बनाते हो। अच्छा मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। इसका भी कौन सा है? sp। sp का ज्योमेट्री कैसा होता है? लीनियर। मतलब इसके जो दो साइड एटम है, इसके जो दो साइड एटम है वो एक लाइन में होंगे, और इसका भी sp है, मतलब इसके भी जो दो साइड एटम है वो कैसे होंगे? एक लाइन में। मतलब सब एक ही लाइन में। अरे सब एक ही लाइन में। क्या ये लीनियर है कि नहीं है? है। क्या ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? प्लेनर है। प्लेनर है। प्लेनर में पाई बॉन्ड नहीं देखते, सिर्फ एटम का अरेंजमेंट देखते, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा? प्लेनर। अच्छा मुझे बताओ यहां पर मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हैं? सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझ तभी आएगा जब दिमाग लगाओ। एक बार नहीं लगाया आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर वो अगला साल ही है। फिर कितने मैक्सिमम एटम इन द प्लेन? 4। अरे भैया ये और ये एक ही लाइन में है, और इसके लिए ये और ये एक ही लाइन में, तो सब एक ही तो लाइन में होगा। सब एक ही लाइन में तो मतलब लीनियर है। लीनियर मतलब सब एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन पे, मतलब मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4। सर आपने तो लिखा है कि मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन 3। ये कब की बात है? ये बात लिखी गई है इनके लिए। यहां पर सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। जब भी एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है उसके लिए ये बातें नहीं लिखी जा रही है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें चेक करके हमने बताया कि कितना है? 4। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होनी चाहिए।
ये जो बात मैं लिखूंगा ना यहाँ पर हर बार लिखूंगा मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, ये मैं कब लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, जब सेंट्रल एटम केवल एक होगा। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम वाला केस है तो उसके लिए ये बात वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हमें दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई कौन सा पॉइंट कहां लगता है, क्योंकि लगाने को तो पॉइंट सब लगा देते, कहां नहीं लगता ये पता होना ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें ये पता रहे कि कहां ये पॉइंट अप्लाई कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। आते हैं सेकंड नंबर के केस पे। सेकंड नंबर के केस पे आते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया बेटा BF3, मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया बेटा BCl3, मान लीजिए आपको दिया गया एग्जाम में BBr3, मान लीजिए आपको दिया गया BI3, या फिर दिया गया बेटा SO3 एक्सेट्रा। ये केसेस है, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें से BCl3 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मुझे बताइए यहां पर हर किसी में सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा? सबको देख लो, एक ही है। अच्छा, मान लो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं C2H4, यहां पर सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है? तो पहले बताइए C2H4 के लिए मैं हाफ B+M लगाऊंगा या सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे लगाऊंगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे, और इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, आता भी होगा। और इसके लिए ये जो बातें लिखूंगा ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा, है ना, कितने नंबर ऑफ एटम प्लेन पे है नहीं है वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। चलिए आइए बात करते हैं BCl3 की। बेटा बताइए बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम है कि नहीं है? बेटा है। हाफ B+M माइनस C+M लगा रहे, 3 + 3 6, 6 का हाफ किया 3, मतलब यहां पर H का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ये केस नंबर 2 है अपना। H का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब पक्का है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। और sp2 की आइडियल कंडीशन क्या बोलती है कि यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ट्राइगोनल प्लेनर के जो बॉन्ड एंगल होते हैं बेटा, ये आइडियल कंडीशन में 120 डिग्री के होते कि नहीं होते बेटा? होते। तो 120 डिग्री के एंगल होंगे, और कितने एंगल होंगे बेटा? 3 एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के। ये आइडियल कंडीशन चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। और बताइए हर किसी में, इसको छोड़कर हर किसी में 3 साइड एटम है या नहीं बेटा? है। मतलब हर साइड एटम एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या कोई पोजीशन खाली बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। पोजीशन अगर खाली बचती तो वहां लोन पेयर आता, जब तक पोजीशन खाली नहीं बचेगी तो लोन पेयर नहीं आएगा, और यहां पर सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 3। दूसरी बात, यहां पर क्योंकि लोन पेयर नहीं है, जब तक लोन पेयर नहीं आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को 3D में इमेजिन करिएगा। अब पेन उठा लो हाथों में, 2D है तो क्या होगा, पेन तो उठाओ हाथ में। अब मुझे बताओ इसका डायग्राम खुद से बनाइए, पेन का यूज करके बनाइए, इमेजिन करो इसको, क्योंकि अभी जब लोन पे आएगा तो सारा खेल अपने को समझना है। बनाइए, बन गया? हाँ, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा? तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा कुछ इस तरह का। बहुत बढ़िया, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो क्या एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको? और क्या ये ट्राइंगल एक प्लेन पे होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो पहली बात, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा? प्लेनर, यहां लिख रहा हूं प्लेनर। और दूसरा, अगर ये प्लेनर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितना होगा? 4। क्या एक सेंट्रल एटम और तीनों साइड एटम प्लेन पर है या नहीं है बेटा? है। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे बेटा? 4। ये बात किसके लिए वैलिड है? क्या ये बात C2H4 के लिए वैलिड होगी क्या? नहीं, उसके लिए आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। पर खैर, अभी कैसे क्या सॉल्व करना होता है वो हमने डिस्कस करा। ये 2 कॉलम्स आप बना ले, इसके आगे के जो केसेस हैं वो कल पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। चलिए लिखते जाइए, आगे का डिस्कशन कल देखते हैं।